हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पर मैं आपको कुछ आंसर्स देने वाला हूं। उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे आंसर्स आप लोगों के बहुत काम आएंगे, स्पेशली जब आप इस लीगल फील्ड में आ जाते हैं या कुछ समय हो जाता है, आप उलझे रहते हैं, आप कहते हैं साहब 2 साल हो गए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, सारे के सारे केस इनिशियल स्टेज में ही पड़े हैं, या 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, या पुलिस से मुझे कॉल आया है। ये सारी परिस्थितियां अगर आपके सामने हैं, इसमें आपका सीधा से एक प्रश्न होता है कि सर मेरे साथ गलत हो रहा है, जो कुछ उसने कंप्लेंट में लिखा है सब कुछ झूठ है, मैं उसके ऊपर कुछ करना चाहता हूं, मैं क्या करूं, या मेरे परिवार वालों की तरफ से उनके ऊपर क्या एक्शन बनता है। अब दोस्तों, इस विषय में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ वो चीजें बता रहा हूं जो कि आप में से हर एक व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार बहुत आसानी से कर सकता है और उनसे सामने वाली पार्टी को एहसास दिला सकता है कि लीगल राइट्स आपके भी हैं। कोई मैं आपको ऐसी चीज नहीं बताने वाला हूं जो इम्प्रैक्टिकल हो, सारी वो चीजें बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकल है और आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, जब आपके ऊपर कोई केस होता है, इनिशियली यही होता है कि पुलिस से या कहीं किसी सेल से आपको कॉल आता है कि भाई वो मीडिएशन करो। जब भी ऐसा होता है, आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए अपने दिमाग को कि अब साथ रहने वाली बात खत्म, और अब वो आपके ऊपर एफआईआर कराने की प्रक्रिया को शुरू कर चुकी है। इसी तरह से जब आपको कोई कोर्ट का नोटिस रिसीव होता है या वाइफ की तरफ से कोई लीगल नोटिस रिसीव होता है, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर सारी प्रक्रियाएं शुरू होने वाली है और आपको अपने बचाव में जो कुछ करना है, आपको उस बारे में सोचना विचारना प्रारंभ कर देना चाहिए। अब पत्नी ने कोई कंप्लेंट करी, उस कंप्लेंट की कॉपी हमारे हाथ में आ गई। अब सबसे पहला जो आपको एक्शन लेना है वो लेना है कि इनकम टैक्स इवेशन पिटीशन फाइल कर देनी है। यह रास्ता दोस्तों इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको कोई केस नहीं लड़ना, आपको किसी प्रकार से कोर्ट में हाजिरी नहीं लगानी, किसी प्रकार का आपको लॉयर हायर नहीं करना, आपको कोई फीस नहीं देनी। केवल आपकी मेहनत है उस पिटीशन को डिजाइन करने में। उस पिटीशन को आप डिजाइन कर लीजिए, क्योंकि अपने केस में कहते हैं हमने इतना पैसा शादी में खर्च करा जी, 1 करोड़ रुपए खर्च करा जी, 50 लाख रुपए नगद दिया जी, अनाप शनाप लिखा होता है, आपको पता है। उन चीजों को पकड़ के अगर वो झूठ है तो आप एक इनकम टैक्स इवेशन पिटीशन फाइल कर सकते हो लड़की के ऊपर भी, और अगर उसने ये कहा है कि मेरे पिता ने इतना पैसा खर्च किया है तो पिता के ऊपर भी, और इनकम टैक्स से आप उस पर कार्रवाई मांगो। आपको कुछ नहीं करना, आपने कंप्लेंट कर दी, उसके 1 महीने के बाद आप आरटीआई लगा करके फॉलोअप लेते रहो कि इनकम टैक्स विभाग ने उस पर क्या किया। कि जरूरी नहीं इनकम टैक्स विभाग तुरंत संज्ञान ले लेगा, कई बार 6 महीने बाद, कई बार 2 साल बाद भी संज्ञान लेता है। आपको तो बस कंप्लेंट डाल के भूल जाना है और उसके बाद समय समय पर आरटीआई से संज्ञान लेते रहना है। कुछ मामलों में कार्रवाई करता भी है, कुछ मामलों में नहीं भी करता है, लेकिन अगर नहीं भी करता है तो आपका कोई ऐसा लॉस नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन अगर करता है तो आपका फायदा हो जाएगा। तो इसलिए ये एक ऐसा स्टेप है जो कि इनिशियल स्टेज पे ही आपको ले लेना चाहिए। अब करते हैं सेकेंड स्टेप की बात। चूंकि पत्नी आपके ऊपर 498 करती है, 125 करती है, डीवी करती है, और आपका कहना होता है साहब इसमें इसने कई सारे झूठ बोले, और कुछ झूठ के आपके पास इनिशियल प्रूफ होते हैं। कई बार तो जो आरोप आप पे लगाया होता है उस दिन आप किसी दूसरी सिटी में होते हैं और आपके पास वहां की अटेंडेंस होती है या टिकट्स होते हैं या कुछ और ऐसा, इतना प्राइमा फेसी है। और कई बार पत्नी ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपनी जॉब, अपनी सैलरी, ये सब छुपाया होता है और इसके आपके पास प्रूफ होते हैं। तो अब ऐसे केस में जितने भी आपके ऊपर केस आपकी वाइफ ने फाइल किए, उन हर एक केस में आप उसके ऊपर परजरी फाइल कर दो, परजरी एटलिस्ट फाइल करो। परजरी का मामला चलता रहेगा, एक दबाव उनके ऊपर मेंटेन रहेगा। बस इसके लिए आपको इतना देखना है कि आप एश्योर कर लो कि जो चीजें आपके पास हैं उनके बिहाफ पे परजरी बनती है या नहीं बनती, उसके बाद ही आपको आगे मूव करना है। लेकिन यह चीज भी आप इनिशियल स्टेज पे कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम तीसरी चीज में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसका केस पत्नी आपके ऊपर करती ही है। ये एक ऐसा एक्ट है जो महिलाओं के लिए बना है, ना कि पत्नियों के लिए। यानी इसे कोई भी महिला कर सकती है, आपकी मदर कर सकती है, आपकी सिस्टर, आपकी भाभी, कोई भी महिला घर की है वो इसे कर सकती है। अब चूंकि उसने आपके ऊपर झूठे केसेज किए हैं, कई बार अगर उसने कोई गलत व्यवहार किया है उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास होती हैं, एविडेंस होते हैं मतलब, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इन सब चीजों के लिए उसके ऊपर कार्रवाई करा सकते हैं अंडर डीवी एक्ट। और डीवी एक्ट की अच्छी बात यह है कि महिला जिस स्थान पर रह रही है उस स्थान से फाइल कर सकती है। अब अगर आपकी बहन मुंबई में रह रही है वहां से फाइल कर सकती है, आपकी मदर दिल्ली में रह रही है वहां से फाइल कर सकती है, और आपकी भाभी हैदराबाद में रह रही हैं तो वहां से फाइल कर सकती हैं। तो अगर सारी फीमेल मेंबर्स आपके घर की ये केस फाइल कर देती हैं उनके ऊपर, तो एक दबाव उनके ऊपर आ जाएगा। हाईकोर्ट भी जाना है मान लो हैदराबाद वाले केस में, तो वहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली हाईकोर्ट से तो होगा नहीं। तो यानी सिंपल सी बात है
कि आपके पास ये राइट है कि अगर कोई आपके पास गलत कर रहा है, किसी भी प्रकार से मेंटल या फिर फिजिकल आपके साथ वायलेंस हुआ है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव डाल रहा है, तो कोई भी महिला उसके अगेंस्ट डीवी का केस कर सकती है। तो वो डीवी एक्ट का केस अपने घर की सभी महिलाओं की तरफ से आप करवा दें। तो अब आप देखिए कि आपके घर में 2 महिला भी हैं तो 2 डीवी के केस हो गए, पत्नी ने 2 झूठे केस डाले हैं तो 2 परजरी हो गई, एक आपकी इनकम टैक्स इवेशन की पिटीशन हो गई। यानी केवल इतने से ही 4-5 केस आपके खड़े हो जाते हैं इनिशियल लेवल पे, जिसके लिए आपको किसी प्रकार के टेक्निकल चीजों की आवश्यकता नहीं है। इनिशियल लेवल पे अपने एविडेंस के आधार पे ही आप इतना कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके पास कोई भी ऐसा एविडेंस है कि वो लड़की को लेने आए और उन्होंने आकर के कोई हो हंगामा काटा है, आपके पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है या इस प्रकार के और कोई एविडेंस है, तो आप अपने प्लेस पर पुलिस से एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करें। जनरली पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, बट उनसे करवानी पड़ती है। आप उनको बताइए, समझाइए, आप समझ सकते हैं कि एफआईआर कैसे दर्ज कराई जाती है, आप उस एफआईआर को दर्ज कराइए। और अगर फिर भी सारे प्रयासों के बाद भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है, तो आप उन एविडेंस के बेस पे उसी समय डायरेक्टली जाके कोर्ट में कंप्लेंट केस फाइल कर दीजिए। यानी ये ऐसे काम है जो कि इनिशियल लेवल पे हो सकते हैं। अब आदमी क्या करता है, साहब मेरी पत्नी 3 साल से अलग रह रही है, अब मैं उस पर कोई केस करना चाहता हूं, वो इतनी तारीख को घर से गई थी, तब उन्होंने हमारे साथ झगड़ा किया था, तो आप 2 साल तक कहां थे, क्या वो केस आज के समय पे चल पाएगा? बहुत सारी चीजें होती हैं, तो चीजें हो नहीं पाती, और तब तक मामले इतने आगे बढ़ चुके होते हैं कि आपके ऊपर कोई ना कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर भी हो चुका होता है, अब ऑलरेडी उन्हें पैसा मिल रहा होता है, तो वो लोग दबाव में नहीं आते। अगर इनिशियल लेवल पे उन्होंने कार्रवाई की और आपने वापसी कार्रवाई करी, तो सामने वाले को लगता है ये तो वापस उतना ही जवाब आ रहा है जितना हमने किया, तो वो आगे बढ़ने से घबराता है, डरता है। और दूसरा, उस समय पे मेंटेनेंस का भी कोई ऑर्डर नहीं हुआ होता, तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस भी इतना बढ़ा हुआ नहीं होता। तो अगर आपके साथ गलत हो रहा है, तो आपके पास ये जो लीगल राइट्स मैंने आपको बताया कॉमन, इनका उपयोग तो कम से कम आप करें। बाकी जो टेक्निकल है वो तो बात की बात है कि और क्या क्या बनता है, हर एक मामले की परिस्थिति पर डिपेंड करता है, लेकिन ये चीजें तो वो हैं जो कि ऑलमोस्ट हर केस में बनती है। तो उम्मीद करता हूं आपको आपके लीगल राइट समझ में आ गए होंगे और आप इनका उपयोग अपने मामले की परिस्थितियों के अनुसार करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।